अगर किसी घर का किराया तुम्हें बेहद सस्ता मिले तो समझ लेना कि वहाँ कुछ ऐसा रहता है जिसे तुम्हारा किराया नहीं बल्कि तुम्हारी रूह चाहिए। नमस्कार मेरे बहादुर साथियों, मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम फैसल है। मैं अपने दोस्त आरिफ के साथ दिल्ली में कमरा ढूंढ रहा था। हम दोनों ने एक ही साथ कॉलेज में दाखिला लिया था और सोचा कि साथ रहेंगे तो खर्चा भी बढ़ जाएगा और अकेलापन भी नहीं लगेगा। लेकिन दिल्ली शहर में कमरा ढूंढना किसी जंग से कम नहीं था। हर रोज़ अलग अलग इलाकों में घूमते, कभी ओखला, कभी मुखर्जी नगर, कभी मुंडका की तरफ, मगर ज़्यादातर जगहों पर किराया इतना ज़्यादा था कि हमारा बजट बैठ ही नहीं रहा था। कोई 12,000 मांग रहा था तो कोई 15,000, ऊपर से एडवांस अलग, बिजली पानी अलग। और हम थे स्टूडेंट्स, पैसे कम और ज़रूरतें बहुत। घर से जो पैसे लेके आए थे उसमें से फीस, किताबें, खाना पीना सब निकालना था। किराए में ही सब खर्च हो जाता तो बाकी चीज़ों के लिए क्या बचता। एक दिन आरिफ अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसे एक घर का ऐड मिला। 2 कमरों का पुराना मकान, किराया सिर्फ 7,500। मैंने जब सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। दिल्ली में 7,500 में 2 कमरे, ये तो किसी सपने जैसा लगता है। मैंने कहा, पक्का देख ले भाई, कोई धोखा तो नहीं है। आरिफ बोला, नहीं यार, नंबर भी दिया है, चल कॉल करते हैं। हमने तुरंत फ़ोन लगाया। मालिक ने बताया कि मकान दिल्ली के आउटर एरिया में है। लोकेशन देखी तो पता चला बाहरी इलाके में था, जहां घर कम थे और आबादी भी कम। बस 1-2 दुकानें थी, उसके बाद खाली ज़मीन, झाड़ियाँ और दूर दूर तक सन्नाटा। लेकिन हमें तो बस सस्ता और शांत घर चाहिए था। हमने सोचा चलो थोड़ी दूर ही सही, मेट्रो तो मिल ही जाएगी पास में और शांति में पढ़ाई आराम से हो जाएगी। अगले दिन हम मकान देखने पहुंचे। शाम का वक्त था, हल्की धूप बाकी थी। जैसे ही हम उस घर पर पहुंचे मुझे थोड़ा अजीब लगा। पुराना मकान था, 2 मंजिला, लेकिन पेंट पूरी तरह उखड़ चुका था। दीवारों पर काई जमी थी, गेट पर जंग लगा हुआ था और सामने एक खाली प्लॉट था जहां सिर्फ झाड़ियाँ थी। आसपास 4-5 घर ही नजर आ रहे थे बस, वो भी दूर दूर, बाकी सब सुनसान। मालिक बाहर ही खड़ा था, एक पतला दुबला सा 1.5 उम्र का आदमी। उसने कहा, आ गए बेटा, देख लो घर। आरिफ ने पूछा, इतना सस्ता क्यों है अंकल? फिर मालिक ने कहा, जगह थोड़ी सुनसान है इसलिए किराया कम रखा है। लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद करते हैं। आओ अंदर से देख लो, पसंद आए तो ठीक, वरना कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। फिर हम अंदर गए। अंदर अंधेरा था, बल्ब जलाया तो धीमी रोशनी फैली। सीढ़ियाँ टूटी फूटी थी, रेलिंग हिल रही थी। पहले कमरे में कुछ पुराना फर्नीचर रखा था, टूटी कुर्सियाँ और एक पुरानी अलमारी। कमरे ठीक थे, बड़े नहीं लेकिन 2 लोगों के रहने लायक थे। खिड़कियाँ बड़ी थी, बाहर का खाली प्लॉट दिखता था। दीवारें नम थी, कुछ जगह पर दरारें भी थी। फिर हम छत पर गए। छत बड़ी थी और खुली हुई, वहाँ से चारों तरफ का नज़ारा आता था। खाली ज़मीन, दूर कुछ पेड़ और सन्नाटा, बस हवा की आवाज़ थी और अजीब सी खामोशी थी ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा हो, लेकिन हमारे अलावा कोई और था नहीं वहाँ। आरिफ ने कहा, यार छत तो बड़ी है, गर्मी में यहीं सोएंगे। मैंने भी सोचा, हाँ ठीक ही है, और किराया इतना कम है कि दोबारा मिलना मुश्किल है। फिर हमने ज़्यादा सोच विचार नहीं किया और तुरंत हाँ कर दी। मालिक खुश हो गया। उसने कहा, अच्छा किया बेटा, चाबी ले लो और कल से शिफ्ट हो जाओ। हमने एडवांस दे दिया और चाबी ले ली। बाहर निकलते वक्त मैंने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। उस वक्त शाम ढल रही थी और मकान अंधेरे में डूबने लगा था। एक पल को लगा जैसे कुछ गलत है यहाँ, एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी। लेकिन आरिफ बोल रहा था, चल यार, कितना अच्छा डील मिला है। मैंने अपनी मन की बात नज़रअंदाज कर दी। शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। शिफ्ट होने के बाद पहली रात ही मुझे कुछ अजीब लगी। हम दोनों दिन भर सामान उठाते रहे थे,
बैग, बिस्तर, किताबें, बर्तन। शाम तक पूरा सामान अंदर आ गया। खाना बाहर से मंगवाया, खाया और थक कर सो गए। कमरा बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। दीवारों पर कोई पोस्टर नहीं, सिर्फ पुरानी पेंट की परतें। खिड़की के बाहर अंधेरा था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं। हवा आती थी तो खिड़की की जाली से सीटी जैसी आवाज होती थी। हम दोनों थक कर गहरी नींद में सो गए। मैं गहरी नींद में था, तभी अचानक एक आवाज ने मेरी नींद तोड़ दी। रात करीब 2:30 बजे थे। अचानक मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी, ऊपर छत से। मैंने आंखें खोली। अंधेरा था चारों तरफ, पंखा धीमे धीमे घूम रहा था। एक बार को मैंने सोचा शायद सपना है, लेकिन फिर से वही आवाज आई, चलने की, साफ साफ एक लय में। मैंने सोचा बिल्ली या कोई जानवर होगा। छतों पर अक्सर बिल्लियां घूमती रहती हैं। लेकिन कुछ देर बाद एकदम साफ आवाज आने लगी। अब यह किसी जानवर की नहीं थी, जैसे कोई इंसान छत पर गोल गोल घूम रहा हो, एक तरफ से दूसरी तरफ, फिर वापस, धीमे धीमे लेकिन लगातार। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उठा और धीरे धीरे बाहर गया। दरवाज़ा खोला तो ठंडी हवा का झोंका अचानक अंदर आया। बाहर का सन्नाटा था, सिर्फ दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। मैंने ऊपर छत की तरफ देखा, कुछ नहीं था, अंधेरा, लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही थी, अब धीमी धीमी, जैसे कोई रुक रुक कर चल रहा हो। तभी पीछे से आरिफ का हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। भाई, ऊपर कोई है क्या? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। मैंने पूछा, तुझे भी सुनाई थी? उसने सिर हिलाया। हाँ यार, मुझे भी लगा जैसे कोई चल रहा है। हम दोनों खड़े रहे, कान लगाकर सुनते रहे। मैंने धीमे से कहा, चल ऊपर देखते हैं। आरिफ ने मना किया, पागल है क्या, अभी अंधेरे में? लेकिन मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। आरिफ भी पीछे पीछे आ गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई। रोशनी दीवारों पर कांपती हुई दिख रही थी। और जब ऊपर पहुंचे तो छत पूरी खाली थी, बिल्कुल खाली, कोई नहीं था। हवा चल रही थी, ठंडी और तेज। एक पुरानी बाल्टी पड़ी थी कोने में और कुछ सूखे पत्ते। आरिफ ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई। कोई नहीं है यार। मैंने भी देखा, सच में कोई नहीं था। तो फिर आवाज कहां से आ रही थी? आरिफ ने अपने कंधे उचकाए। शायद नीचे से या बगल के घर से आ रही होगी, लेकिन दिल में दोनों को पता था आवाज ऊपर से ही आ रही थी, एकदम साफ साफ। हम चुपचाप नीचे आए। अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया। आरिफ ने कहा, सो जाते हैं यार, सुबह देखेंगे। लेकिन नींद अब आसानी से नहीं आई। मैं लेटा रहा, आके छत की तरफ, कान लगे हुए थे कि कहीं फिर से आवाज़ ना आ जाए। लेकिन अब सन्नाटा था। हमने सोचा शायद ज़्यादा थकान है, दिमाग खेल खेल रहा है। नई जगह है, अनजानी जगह, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। धीरे धीरे नींद आ गई। लेकिन सुबह उठे तो दोनों को याद था, वो आवाज़, वो कदम, वो सन्नाटा। हमें क्या पता था, ये तो बस एक शुरुआत थी। अगली रात लगभग उसी टाइम 2:12 मैं फिर से जागा। इस बार मैंने पहले ही मोबाइल पर टाइम देखा था। 2:12 हो रहे थे और फिर से वही आवाज़। इस बार आवाज़ और साफ थी, ज़्यादा नज़दीक, ज़्यादा स्पष्ट। सच में ऐसा लग रहा था कि कोई लंबा चौड़ा इंसान छत पर चक्कर काट रहा हो। हर कदम भारी, जैसे कोई बहुत वजनदार आदमी धीरे धीरे चल रहा हो। धीमी भारी आवाज़। मेरे माथे पर पसीना आ गया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने चादर कस के पकड़ ली और फिर छत के कोने में कोई चीज़ खिसकने की आवाज़ आई, जैसे कोई भारी बाल्टी या फर्नीचर को घसीट रहा हो। मेरी सांसें रुक गई। तभी दरवाज़ा खुला। आरिफ मेरे कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर डर पूरा था, आंखें फटी हुई, हाथ कांप रहे थे। उसने धीमे से लेकिन सख्त आवाज में कहा, फैसल, ये जो भी है मगर ये इंसान नहीं है। मैं भी बुरी तरह डर चुका था, लेकिन मैं बड़ा था, मुझे हिम्मत दिखानी थी, पर उस वक्त मैं दिखा नहीं पाया। मैंने कहा, शांत रहे भाई, देखते हैं। लेकिन अंदर से मेरे भी हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। मैंने कहा, चल खिड़की से देखते हैं।
टॉर्च है ना फिर तेरे पास? हम दोनों धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़े। खिड़की बंद थी लेकिन शीशे से बाहर दिखता था। मैंने खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था लेकिन चांदनी हल्की सी थी। हम दोनों खिड़की से झांक कर ऊपर छत की तरफ देखने लगे। मैंने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई पर उस वक्त कोई नहीं था। खाली छत, कोई परछाई नहीं, कोई आकृति नहीं। फिर भी आवाज हमारे ठीक कानों के ऊपर चल रही थी। अब और भी पास से लग रही थी, जैसे कोई हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर खड़ा हो। आरिफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भाई, ये सुन रहे हो? हम दोनों बिल्कुल चुप खड़े रहे, सांसें धीमी कर ली। आवाज कुछ देर चली, फिर धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन डर अब और भी ज्यादा था, क्योंकि अब हमें पता था ये कुछ सामान्य नहीं है। खिड़की बंद की, अंदर आए। आरिफ बोला, मैं तेरे साथ सोऊंगा आज। मैंने कहा, हाँ यही सो जा। मगर उस रात हम दोनों नहीं सो पाए, बस लेटे रहे, आंखें खुली, कान लगे हुए, हर छोटी आवाज पर चौंक जाते। पंखे की आवाज, बाहर की आवाज, दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज, हर चीज डरावनी लग रही थी। जब सुबह 5 बजे अजान की आवाज आई तो थोड़ी राहत मिली, जैसे कुछ नॉर्मल हो गया हो। तीसरी रात तक भी हमें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। हम डर गए थे। जगह बदलना चाहते तो नया मकान ढूंढना मुश्किल था। एडवांस दे चुके थे, सामान भी शिफ्ट हो चुका था और हमारे इम्तिहान भी पास थे। अपनी पढ़ाई छोड़कर घर ढूंढने का कहाँ जाते अर्जेंट में, क्योंकि पैसा भी कम था। दोबारा कहीं किराया भरना मुश्किल था हमारे लिए। हम बुरी तरह से फंस चुके थे। दिन में हम सोचते शायद रात के डर से ऐसा लग रहा हो, शायद पड़ोसी हो या कोई जानवर। खुद को समझाते रहते, लेकिन रात होते ही सब बदल जाता। ये तीसरी रात की बात है। हम दोनों जाग रहे थे, सोने की हिम्मत नहीं थी। करीब 2 बजे आवाज आना फिर शुरू हुई, और इस बार सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी। आवाज के साथ साथ अचानक कमरे में बहुत ठंडी हवा आने लगी। बाहर तो गर्मी थी, मई का महीना था, दिल्ली में उमस थी, लेकिन हमारे कमरे में जैसे फ्रीजर चल रहा हो। एकदम ठंडक, अजीब सी ठंडक जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। आरिफ की सांसें बाहर आने लगी। मुझे भी बहुत तेज ठंड लग रही थी। और तभी पानी की टंकी की दिशा में, जो कमरे के कोने में थी, हम दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई लंबा सा साया 1 सेकंड के लिए वहां से गुजर गया। बहुत हल्की झलक थी, ना चेहरा दिखा, ना शरीर, कोई डिटेल नहीं थी, बस कुछ लंबा और अजीब, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और चीज, कोई आकार जो सामान्य नहीं था। मेरा दिल धक से रह गया। आरिफ ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पूरा खौफ था। उसने हल्के से कांपती आवाज में कहा, ये कोई आदमी नहीं है फैजल। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, क्या ये कहीं कोई जिन तो नहीं? हमने बचपन में कहानियां सुनी थी, दादी अम्मी बताती थी जिन होते हैं, खाली जगहों में रहते हैं, पुराने घरों में, टूटे मकानों में, सुनसान जगहों में रहते हैं। और ये घर तो बिल्कुल वैसा ही था। पर मैं खुद को ये बात मानने नहीं दे रहा था। मैंने कहा, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अंदर से मैं भी जानता था कुछ तो है, कुछ जो हम दोनों को समझ पा रहे थे, और वो कुछ हमारे साथ इसी घर में ही था। मगर चौथी रात तो डर और भी ज्यादा बढ़ गया। हम दोनों ने तय किया था कि आज किसी भी हाल में हम जागते रहेंगे, देखेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। आरिफ ने कुरान शरीफ निकाली और पास रख ली। मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी। दोनों ने मिलकर दुआएं पढ़ी। लेकिन जैसे जैसे रात गहराई, डर भी बढ़ता गया। ठीक 2:12 पे आवाज जैसे ही आना शुरू हुई, कमरे में अचानक कुछ बदल गया। सबसे पहले सीलन आई, जैसे बरसात की दीवारें भीग जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही नमी। लेकिन बरसात तो थी नहीं, मई की गर्मी थी बाहर। फिर धीरे धीरे एक बदबू फैलने लगी, जलते हुए मांस की बदबू, बिल्कुल ताज़ा, तीखी, घुटन भरी, जैसे कोई चीज़ अभी अभी जली हो, कोई जानवर या कुछ और। मेरा पेट मचल गया, उल्टी आने लगी। आरिफ ने अपनी टी शर्ट से नाक ढक ली। ये क्या बदबू है यार?
मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन बदबू और तेज हो गई। और फिर वही कदमों की आवाज, पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा नजदीक। फिर अचानक इस बार मेरी छाती पर इतना भारीपन महसूस हुआ, सांस लेना मुश्किल हो गया, जैसे कोई मेरे ऊपर बैठ गया हो। मैं बुरी तरह हाँफने लगा, छाती दबी जा रही थी, हवा बिल्कुल भी शरीर के अंदर नहीं जा पा रही थी। आरिफ भी हाँफने लगा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो अपनी छाती पकड़कर झुक गया। फैजल, सांस नहीं आ रही। मैं घबरा गया, मैंने उसे पकड़ा। आरिफ, संभल। लेकिन मुझे भी लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। कमरा घूमने लगा, नजर धुंधली होने लगी। तभी मुझे याद आया, हम दोनों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और मैंने लड़खड़ाते हुए कमरे की लाइट जला दी, झटके से स्विच दबाया, रोशनी फैली और बदबू गायब, बिल्कुल गायब, जैसे थी ही नहीं। भारीपन भी गायब। मेरी सांसें वापस सामान्य होने लगी, छाती से वजन उठ गया। आरिफ जमीन पर बैठ गया, हाँफते हुए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या था ये? मैंने भी दीवार के सहारे खड़ा था, दिल धक धक कर रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर मैंने कहा, लाइट बंद करता हूं। आरिफ ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। नहीं, मत कर। लेकिन मैं देखना चाहता था। मैंने धीरे से स्विच बंद किया, लाइट बंद हुई, अंधेरा छा गया और कुछ देर में आवाज वापस लौट आई, एकदम साफ, एकदम ऊपर, जैसे हमारे सिर के बिल्कुल ऊपर कोई खड़ा हो। मैंने तुरंत लाइट फिर जला दी, आवाज बंद। मैंने फिर बंद की, आवाज वापस। आरिफ की आवाज कांप रही थी। फैसल, ये जो भी है लाइट से डरता है। लेकिन अब समझ आ गया था, ये कुछ ऐसा था जो अंधेरे में ही आता था। वो रात हम बाहर खुले आसमान के नीचे बैठे रहे, लेकिन वो भी बहुत अजीब और डरावना लग रहा था। खाली सड़क, घना सन्नाटा, ना कोई स्ट्रीट लाइट, और वहां बस हम दोनों अकेले। हम एक जगह जाकर कोने में बैठ गए, पीठ दीवार से लगाकर। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर है क्या, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे कहें। लोग पागल समझेंगे, पुलिस हंसेगी, घर वालों को बताएंगे तो डांट पड़ेगी कि पढ़ाई छोड़कर ये सब क्या सोच रहे हो। हम फंसे हुए थे। आरिफ ने कहा, यार मुझे लगता है ये जिन है। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, शायद। तो अब मैंने आसमान की तरफ देखा, तारे चमक रहे थे। मैंने कहा, कल किसी मौलवी साहब से मिलते हैं या किसी को बुलाते हैं। आरिफ ने सिर हिलाया। फिर हम दोनों बैठे रहे सुबह की रोशनी आने तक। लेकिन अब हमें पता था हम अकेले नहीं थे उस घर में। सुबह हुई, फिर हम घर के अंदर गए और सो गए, क्योंकि बहुत तेज नींद लगी थी। फिर जब हमारी आँख खुली तब दोपहर हो चुकी थी। हम दोनों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। रातों को नींद नहीं आती थी, दिन में भी थकान रहती थी, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही थी। कॉलेज जाते तो क्लास में झपकी आ जाती, घर आकर पढ़ने बैठते तो डर लगता कहीं रात फिर ना आ जाए। खैर, हम वहाँ की एक दुकान पर राशन का कुछ सामान लेने गए। उसी दोपहर को एक बुजुर्ग दुकान चला रहा था, सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर छुर्रियाँ। वो हमें देखता रहा जब हम सामान उठा रहे थे। हमारी थकी हुई शक्लें देख उसने पूछा, नए हो क्या वहाँ? हमने देखा तो वो हमारी तरफ इशारा कर रहा था। हमने सिर हिलाया। हाँ चाचा, नए हैं। उसने हमें गौर से देखा, फिर धीरे से पूछा, डर लगता है क्या? हम दोनों एकदम जम गए। उसके सवाल में कुछ था जैसे वो पहले से कुछ जानता हो। मैंने गला साफ करके पूछा, आपको कैसे पता? वो हमारी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान खुशी की नहीं थी, उदासी की थी। वो बोला, बेटा, उस घर के बारे में सब जानते हैं, तुम नहीं जानते थे क्या? मेरा दिल थक से रह गया। हमने एक दूसरे को देखा। आरिफ ने कहा, नहीं चाचा, हमने तो बस सस्ते किराए पर मिला था, इसलिए यह मकान हमने किराए पर ले लिया। बुजुर्ग ने सर हिलाया, जैसे उसे पहले से था, पता था कि ऐसा ही होगा। उसने कहा, इसीलिए तो सस्ता था। मैंने आगे बढ़कर पूछा,
क्या हुआ था वहां? वो थोड़ा रुका, जैसे सोच रहा हो कि बताए या नहीं, पर उसने गहरी सांस ली और बोला, उस घर में पहले एक आदमी रहता था। उसका नाम शमशुद्दीन था। अकेला आदमी, कोई घर वाला नहीं था। ज्यादातर वो छत पर ही रहता था, एक कमरा बनाकर। वो टोने टोटके का काम करता था। लोग उसके पास आते थे, बीमारी के लिए, दुश्मनी के लिए, प्यार के लिए, लेकिन जिन्नातों से कुछ उलझा हुआ था शायद वो। लोग कहते थे वो बहुत उन्हें बुलाता था, उनसे काम करवाता था, और एक रात छत पर ही उसकी मौत हो गई। कैसे, किसी को नहीं पता। सुबह जब लोग गए तो वो छत पर पड़ा था। चेहरा काला पड़ गया था, मुंह से झाग निकला हुआ था, आंखें खुली हुई थी जैसे कोई बहुत डरावनी चीज देख ली हो। और ठीक उन्हीं घंटों में, रात 2 से 3 के बीच, हम दोनों को लगा जैसे हमारे नीचे से जमीन खिसक गई। 2 से 3 के बीच वही टाइम, हर रात वही टाइम। फिर बुजुर्ग ने आगे कहा, और तब से कोई भी छत के ऊपर 2 से 3 के बीच नहीं जाता, क्योंकि वो जो अब तक गया वो अब वापस नहीं आया। हम दोनों ने हाथ कांपने लगे। मैंने हिम्मत करके पूछा, मतलब? बुजुर्ग ने कहा, एक लड़का था किराएदार, तुम्हारी तरह। उसने भी सस्ता किराया देखकर वो घर लिया था। एक रात वो छत पर गया, सुबह तक वापस नहीं आया। लोगों ने ढूंढा तो वो छत पर बेहोश पड़ा था। उठाकर अस्पताल ले गए। फिर वो पागल हो गया, बोलता नहीं था, बस रोता रहता था और एक ही बात कहता था, वो आ रहा है, वो मुझे ले जाएगा। उसके बाद उसके घर वाले उसे गांव ले गए। पता नहीं अब वहाँ है क्या, कैसे है। और फिर एक औरत रहने आई, वो भी उसी घर में रहती थी। एक रात छत पर गई, फिर कभी नहीं दिखी। गायब, बिल्कुल गायब। पुलिस ने केस किया लेकिन कुछ नहीं मिला, न शरीर न निशान, बस गायब। अब हम दोनों बुरी तरह डर गए थे। बुजुर्ग ने हमारी तरफ देखा, उनकी आंखों में चिंता थी। तुम दोनों छत पर गए हो रात में? हमने सिर हिलाया। हाँ, पहली रात। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे दुआ कर रहा हो। फिर बोला, अल्लाह का शुक्र है कि तुम बच गए, लेकिन अब फिर कभी मत जाना, और अगर हो सके तो उस घर से जल्द निकल जाओ। मैंने पूछा, लेकिन वो चीज़ क्या है? तो उस बुजुर्ग ने कहा, लोग कहते हैं जिन है, कुछ कहते हैं शमशुद्दीन की रूह है, कुछ कहते हैं वो जिन जिसे शमशुद्दीन ने बुलाया था वो अब भी वहाँ है, लेकिन जो भी है वो बहुत ख़तरनाक है, और वो रात 2 से 3 के बीच सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। फिर हमने सामान लिया और चुपचाप खड़ा वापस आ गए। रास्ते में कोई नहीं बोला। घर पहुंचते ही आरिफ बोला, फैसल, हमें यहाँ से जाना होगा। हाँ, लेकिन कैसे? पैसे नहीं है, और एडवांस जाने दे यार, जान बचानी है। मैं जानता था वो सही कह रहा है, लेकिन अब सवाल था कब तक बचेंगे, और क्या वो हमें जाने देगा? कुछ भी हो, लेकिन हमें वहाँ रहना ही था। हमारी जेब खाली थी, एडवांस जा चुका था, नया घर ढूंढने के पैसे नहीं थे। घर से और पैसे मंगाते तो सवाल होते, क्यों चाहिए, क्या हुआ, और सच बताते तो कोई यकीन नहीं करता। हम फंसे हुए थे, लेकिन डर सहन के बाहर। हर रात वही दहशत, वही आवाज़, वही ठंडक, वही भारीपन। दिन में हम सोचते, बस कुछ दिन और, इम्तिहान ख़त्म हो जाए, फिर छुट्टियों में घर चले जाएंगे। लेकिन रात आते ही लगता कहीं आज ही हमारी आखिरी रात ना हो। एक शाम आरिफ ने कहा, यार अगर कोई यकीन नहीं कर रहा तो सबूत चाहिए होगा। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, मतलब हम रिकॉर्ड करते हैं वीडियो आज रात। डर लग रहा था, लेकिन शायद यही सही था। हमने फैसला किया कि आज रात जो भी होगा रिकॉर्ड करेंगे। शाम को हमने तैयारी की। मेरा पुराना मोबाइल था, अच्छा कैमरा नहीं था, लेकिन काम चल सकता था। कैमरा ऑन किया, फुल चार्ज किया, फिर खिड़की के पास एक स्टूल रखा, उस पर मोबाइल टिका दिया। एंगल ऐसा रखा कि छत की तरफ और खिड़की के बाहर दोनों तरफ से दिख सके। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। हम दोनों बिस्तर पर बैठे रहे, जागते हुए घड़ी देखते रहे, और जैसे ही समय
2 के पार गया। आवाज़ आना शुरू हुई। हम दोनों जम गए। मैंने मोबाइल की स्क्रीन देखी, रिकॉर्डिंग चल रही थी और स्क्रीन पर कुछ दिख रहा था। एक लंबा सा धुंधला सा साया पानी की टंकी के पास घूमता हुआ। वो साफ नहीं था, जैसे धुएं का बना हो, लेकिन शक्ल थी, आकार था जैसे कोई आदमी अपनी बड़ी टांगे घसीटते हुए चल रहा हो। लंबा, बहुत लंबा, सामान्य इंसान से कहीं ज़्यादा। मेरी सांसें रुक गई। आरिफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो साया धीरे धीरे चल रहा था, घूम रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। और फिर अचानक कदमों की आवाज़ हमारी खिड़की की तरफ आने लगी, पास आ रही थी। हम दोनों बिस्तर पर सिकुड़ गए, एक दूसरे से चिपक गए। और फिर कैमरे की स्क्रीन में खिड़की के ठीक सामने कोई बहुत लंबा सा साया आ गया, अमानवीय। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, टूटी हुई सी, एक तरफ झुकी हुई, शरीर लंबा और पतला, हाथ बहुत लंबे, चेहरा धुंधला था लेकिन आंखें 2 गहरे काले गड्ढे जैसी दिख रही थी। वो खिड़की के बिल्कुल सामने था और वो हमारी तरफ देख रहा था। 1 सेकंड और फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। मोबाइल बंद हो गया, बिना किसी वजह के। कमरे में सन्नाटा। फिर खिड़की पर एक तेज खटखटाहट। हम दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आरिफ चिल्लाया, फैजल भाग! हम बिस्तर से उछले, कमरे से निकलकर सीढ़ियों से नीचे भागे, गेट खोला और सीधे सड़क पर दौड़े। रुके नहीं, दौड़ते रहे। सड़क खाली थी, कोई नहीं था, सिर्फ हमारे पैरों की आवाज़ और सांसों की आवाज़। भागते भागते हमें एक चाय की दुकान दिखी जो रात को खुली थी। हम वहाँ रुके। दुकान वाले ने देखा, क्या हुआ भाई, भूत देख लिया क्या? पर हम कुछ बोल नहीं पाए। फिर करीब 1 घंटे बाद हिम्मत करके हम घर की तरफ वापस गए, धीरे धीरे, डर डर के। गेट खुला हुआ था, हम भागते समय खुला छोड़ गए थे। अंदर गए तो सब शांत था, लाइट जल रही थी, लेकिन खिड़की के नीचे हम दोनों रुक गए। खिड़की के नीचे की मिट्टी पर बहुत बड़े पैरों के निशान थे, बहुत बड़े, किसी इंसान के नहीं, लंबे, पतले और अजीब आकार के, जैसे किसी ने बहुत बड़ी उंगलियां वाले पैर रखे हो। आरिफ की आवाज़ कांप रही थी, ये क्या है यार? मैंने घुटनों के बल बैठा, निशान देखने लगा। 3 निशान थे, एक खिड़की के बिल्कुल नीचे, दूसरा थोड़ा आगे, तीसरा गेट की तरफ। जैसे कि वो चला था खिड़की से गेट तक, मेरा खून जम गया। मैंने मोबाइल उठाया, वो खिड़की के पास गिरा हुआ था, ऑन किया। स्क्रीन टूटी नहीं थी, लेकिन मोबाइल पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका था। चार्ज लगाया, थोड़ी देर बाद ऑन हुआ। गैलरी खोली, वीडियो खोजा, प्ले किया। पहले कुछ नहीं, सिर्फ खाली कमरा और अंधेरा। फिर कुछ देर बाद वो साया दिखा, धुंधला, घूमता हुआ, फिर खिड़की की तरफ आता हुआ। और फिर वो एक फ्रेम जहां वो खिड़की के सामने था, लंबा, टूटी हुई गर्दन, काली आंखें और फिर ब्लैक स्क्रीन। मैंने वो फ्रेम रोक कर देखा, जूम किया, दिल धड़कना बंद हो गया। उसका चेहरा, अगर उसे चेहरा कह सकते हैं, तो वो कोई इंसान नहीं था। और उसकी आंखों में जैसे गुस्सा था, भूख थी, जैसे वो हमें अपने साथ ले जाना चाहता था। आरिफ बोला, फैसल, हम मर जाएंगे यहाँ। मैंने फ़ोन बंद किया। हम दोनों कमरे में बैठे रहे। अब हमारे पास सबूत था, लेकिन सबूत से क्या होता? अगली सुबह हमने फैसला कर लिया, अब यहाँ नहीं रहेंगे। अब एक और रात नहीं। सुबह की रोशनी फैलते ही हम उठे। रात भर एक आग से सोए थे। आरिफ ने मुझसे कहा, भाई ये जगह इंसानों की नहीं है, ये किसी और की है, और वो हमें यहाँ देखना नहीं चाहता। फिर हमने जल्दी जल्दी सामान समेटा, कपड़े, किताबें, बर्तन, जो भी था बैग में ठूस दिया। कुछ चीज़ें तो वहीं छोड़ दी, बस निकलना था वहाँ से किसी तरह। एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। अब ये घर हमें एक कब्र जैसा लग रहा था, जैसे हम धीरे धीरे जिंदा दफन हो रहे थे। हम बाहर निकले, मालिक का नंबर था, उसे फ़ोन किया। चाचा, हम घर छोड़ रहे हैं, चाबी लौटानी है आपको। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, मैं आता हूँ। आधे घंटे बाद वो आया। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे उसे पहले से पता हो। हमने उससे कहा,
चाचा वो घर में कुछ है, क्या आपको पता थी ये बात? उसने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, बेटा हर किराएदार यही कहता है। आरिफ ने गुस्से में पूछा, तो फिर आप लोगों को वहां अंदर क्यों भेजते हो? मालिक ने कहा, मुझे पैसे चाहिए, घर खाली पड़ा है, कोई लेता है तो दे देता हूँ, रहना है तो रहे, वरना नहीं तो मत रहो, किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी रखता हूँ। मैंने कहा, लेकिन जान का खतरा है वहाँ। उसने अनसुना कर दिया, लेकिन बस चाबी ले ली, बोला एडवांस तो नहीं मिलेगा। हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि हमें एडवांस नहीं, अपनी जान चाहिए थी। मालिक चला गया, हम वहाँ से हमेशा के लिए निकल आए, बैग कंधे पर, दिल में डर, लेकिन राहत भी थी, राहत की हम बच गए। आज भी जब कोई मुझसे पूछता है क्या सच में भूत होते हैं, तो मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि जवाब मैं जानता हूँ लेकिन बताना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ वही समझ सकता है जिसने खुद देखा हो, खुद महसूस किया हो, खुद उस खौफ से गुजरा हो, और मैं गुजरा हूँ उस खौफ से, उस रात से। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।